ये हमारी संघ की कार्यपालिका का चैप्टर है और इस पे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हम इसे 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन से संघ की कार्यपालिका के अंग हैं? तो भारत का राष्ट्रपति होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री ये भी होते हैं, और महान्यायवादी ये भी होते हैं, सभी होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल है? इसमें राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है, मंत्रिपरिषद शामिल है और भारत का महान्यायवादी शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? पहला, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना, ये करना चाहिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित हों, सभी राज्य सरकार, ये भी होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। अनुच्छेद 355 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र को 2 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पहला, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह राज्य का बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति, यहाँ आंतरिक आक्रमण नहीं, आंतरिक अशांति की बात की गई है, राज्य की रक्षा करे। दूसरा, सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप संचालित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से नहीं, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से हाँ, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से ये भी नहीं। आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है जब वह अपने पद को ग्रहण कर लेता है उस दिन से। आंसर। संविधान का अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो ले सकता है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसका भाग नहीं होता। लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधान परिषद भी है और राज्यों की विधानसभा ये नहीं होती। आंसर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के का ही उसमें योग होता है, राज्यों की विधानसभाओं का योग नहीं होता। लेकिन इसके अलावा राज्य की विधान परिषदों का भी कोई अहम योगदान नहीं होता। तो आंसर सी और डी हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों में विधान सभाएँ होती हैं, विधान परिषदें कुछ ही राज्यों में है, तो इस वजह से आंसर डी मान लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं अनुच्छेद 61 के अनुसार जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उस प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है। यहाँ राज्य विधानसभा या विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 244 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के अनुसार अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनको छोड़कर किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी राज्यों को किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु पहला कह रहा है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। नहीं। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नहीं। निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये सही हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, आंसर सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी जब निर्वाचित हो जाएगा। लड़ रहा तब नहीं छोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे जो सर्वसम्मति से चुनाव जीते गए थे। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के अभी तक एकमात्र निर्विरोध या सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रपति चुने जाने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति किस अधिकार के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 1, 2, 3। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहला, जब संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में न हो। दूसरा, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार 3 परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक विधायी शक्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, न कि न्यायाधीश को। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ये भी गलत हो जाएगा। जब भी महाभियोग चलाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इससे अवगत कराया जाएगा और 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। अगला कह रहा है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य सभाएं, राज्य विधान परिषदें भी भाग लेती हैं, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। इस वजह से आंसर 3 भी गलत हो जाएगा, तो कोई भी सही नहीं होगा। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ, लेकिन इसमें शर्त यह होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है और यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना। अगला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में मतलब कि महाभियोग में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें सही कथन देखना। पहला कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के शक्तियों की प्रकृति विधान संबंधी होती है, विधान संबंधी नहीं कार्यकारी शक्ति होती है, तो यह कार्यपालिकीय शक्ति होती है। एक गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के नाम मात्र के मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रकारों का निर्वाह कर सकते हैं। यह सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासनिक शक्तियों को धारण करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। दूसरा, वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं जिससे केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में सही कथन देखना है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधायी शक्तियों के संबंध में, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में, पहला, राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मुद्दों पर निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है। सही हो जाएगा। जब संसद सत्र न चल रहा हो तो वह एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, परंतु वह उस अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकता। ये गलत हो जाएगा। और यदि किसी विधेयक में सरकार द्वारा निधि उधार लेने संबंधी उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये मनी बिल हो जाता है। ये भी सही आंसर, तीसरा भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 आंसर सी सही होगा। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ होती हैं। पहला, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर संसद सदस्यों की निर्हरता अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। जब संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा अपना अलग सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति दे देनी चाहिए। राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। और सरकार द्वारा निधि उधार लिए जाने से संबंधित कोई भी विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक होगा। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। ये गलत हो जाए। चाहे निर्वाचक मंडल पूरा हो या ना हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो आंसर न 1 होगा न डी, आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं और उसका निर्णय अंतिम होता है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव रोका नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला करें, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। ये गलत हो जाएगा। जैसे वो निर्वाचित हो जाता है तो वह अपनी सदन की जो सदस्यता है उसको त्याग देते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने के हकदार होते हैं। सही है। राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ये भी सही है। आंसर 2 और 3 हो जाएगा। आर्टिकल 59 के तहत वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। दूसरा, राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित उपलब्धियां, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होंगे और इनको कम नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। चुनाव में निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं लेकिन मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते। मनोनीत सदस्य जब महाभियोग लगाया जाता है तब देते हैं। दूसरा, संसद राज्य क्षेत्र में केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। दिल्ली के साथ साथ पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी वोट करते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया है, वहाँ भी विधानसभा है, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। आंसर डी होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचित मंडल के भाग होते हैं। यहाँ कहीं भी मनोनीत सदस्य का जिक्र नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो या उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये सही हो जाएगा। या तो एक सत्र चल रहा हो या दोनों में से कोई भी सत्र चल ना रहा हो और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अध्यादेश जारी कर लाना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में अनुच्छेद 123 का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर दोनों सत्र चल रहे हैं तब वहाँ अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए, ये सही हो जाएगा। आंसर सी होगा 1 और 2। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। दूसरा, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हैं, संसद के दोनों अथवा एक सदन सत्र में नहीं है, तो अध्यादेश जारी किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है और संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों तक ही होती है। अगर 6 हफ्तों में संसद अपनी मंजूरी दे देती है तो उसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसका पुनः पारित होना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। तो जब भी संसद बैठेगी सदन में तो उसके 6 सप्ताह के अंदर जो है अध्यादेश पे अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन कौन से होंगे? लोकसभा के सभी सदस्य कह रहा है, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य कह रहा है, यहाँ भी निर्वाचित होगा। राज्यसभा के सभी सदस्य कह रहा है, यहाँ मनोनीत भी आ जाते हैं तो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितियों में विवेकाधिकार है। निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है? पहला, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, यह कार्यकारी अधिकार है न कि विवेकाधिकार, तो ये गलत हो जाएगा 1। जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया तो लोकसभा को विघटित करने का ये विवेकाधिकार है। मंत्रिपरिषद को विघटित करने में यदि वह लोकसभा विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए, यहाँ भी विवेकाधिकार शक्ति हो जाएगा और राष्ट्रपति विघटित कर देगा। 2 और 3 सही हो जाएंगे, एक गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, जबकि वास्तव में कार्यकारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग एवं कार्य को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। वहीं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया कि भैया बाध्यकारी तो है, लेकिन आपको हम एक अधिकार देते हैं कि आप समान रूप से मंत्रिपरिषद को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हो। एक बार आप पुनर्विचार के लिए बोल सकते हो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद संशोधन या बिना संशोधन के दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य हो जाता है। कहने का आशय है कि अगर मंत्रिमंडल दूसरी बार पुनर्विचार के बाद कोई बिल भेजता है, चाहे उस पर संशोधन किया गया हो या न किया गया हो, तो उस समय फिर राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन में ये अंतर कर दिया गया था। एक बार राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है,
परंतु कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है जहां उसे अपने विवेक का यूज करना पड़ता है। जैसे लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर, अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, तो वह अपने विवेक से निश्चित करता है कि किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। अगला, वह मंत्रिमंडल को विघटित करने का निर्णय ले सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर सके। और लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लौटा सकता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और अगर दोबारा भेजा जाता है संशोधन करके या बिना संशोधन के, तो वहाँ बाध्य हो जाता है असहमति देना। अगला, प्रधानमंत्री से प्रशासक तथा किसी विधान से संबंधित जानकारी ले सकते हैं राष्ट्रपति, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। और विधिवत निर्वाचित किसी सदस्य की अनर्हता अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आदि वो राष्ट्रपति अपने विवेक का अधिकार पे ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आदेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, एक आदेश केवल संघ सूची से संबंधित विषयों पर जारी किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। कोई भी सूची हो, राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति एक आदेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो, ये सही हो जाएगा। या तो दोनों सदन नहीं चल रहे हैं या फिर एक सदन चल रहा है, तो आदेश जारी किया जा सकता है। एक आदेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। आप अध्यादेश लाकर संविधान संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात पिछली तारीख से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेशों को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। यह किसी कर विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। आप अध्यादेश लाकर संविधान संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो प्रॉपर वे में जाकर संविधान संशोधन। इसके अलावा राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में सही कथन देखना। पहला कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका यानी कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता, ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। तो भारत की संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और वह संसद की बैठक में भाग नहीं लेते, फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देंगे तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी बिल को अधिनियम एक्ट नहीं बना। इसके अलावा संसद की कार्यवाही से संबंधित कुछ कार्य भी करते हैं, जैसे दोनों सदनों को आहूत करना, दोनों सदनों को बुलाना, उनका सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, दोनों सदनों को संबोधित करना और संसद का सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी करना, ये सब राष्ट्रपति की कार्यवाही होती हैं, इसलिए अभिन्न अंग माना जाता है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं माना जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, में सीनेट जो कि अपर हाउस होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस होता है, हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का अभिन्न अंग नहीं माना जाता, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हमें सही कथन देखना है। पहला कह रहा, रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, सही है। अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा
पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। यहाँ राज्यसभा सर्वोपरि होती है। 2 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। अनुच्छेद 310 में प्रावधान किया गया है कि रक्षा सेवा के सदस्य संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य केंद्र के अंतर्गत सैन्य पदों पर असैन्य पदों को धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा ऐसा कोई संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा, जैसे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित इसमें न्यायालय का भी, जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा उसको भी उसके राष्ट्रपति सृजित कर सकते हैं। इस प्रकार संकल्प को राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों और मतदान यानी P प्लस वो प्रेजेंट और वोटिंग देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए और वो अखिल भारतीय सेवा जो है बन जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन, राष्ट्रपति की सिफारिश पे, राष्ट्रपति के सहमति पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं और इनके निर्णय अंतिम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। ये गलत हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया था कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं होगी। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। ये सही है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, बाध्यकारी है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। ये भी सही हो जाएगा। आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर स्वीकृति देने पर विलंब कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं रख सकते। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने स्वीकृति देनी पड़ जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होता। एक संविधान संशोधन में वीटो पावर नहीं होगा और अगर कोई धन विधेयक आ रहा है तो वहाँ भी राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में सही कथन देखना है। पहला, न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। गलत हो जाएगा। न्यायालय को पुनर्विलोकन का अधिकार है। न्यायालय अपने इसके लिए विंडो कहीं ना कहीं न्यायालय पुनर्विलोकन का खोज ही लेता है। इसे संसद द्वारा पारित विधियों के तहत भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है कि तारीख के बाद या तारीख के पहले भी लागू किया जा सकता है। तो आंसर डी हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना है कौन सा कथन विकल्प गलत है। पहला कह रहा, राष्ट्रपति का चुनाव संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। यह सही है। दूसरा, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य के विधानों तक विस्तृत है। ये भी सही है। जब कार्यरत प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी परिस्थितियों में जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। ये भी सही है। और निलंबनकारी वीटो वह वीटो है जिसका विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत से अधिरोहण किया जाता है।
ये गलत हो जाएगा। यहाँ साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, ना कि उच्चतम बहुमत की। आंसर डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही। निलंबनकारी वीटो का अधिरोहण विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है। विशेषित वीटो वह वीटो है जिसका अधिरोहण विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं? हमें देखना है राष्ट्रपति की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये न्यायिक शक्ति है। दूसरा, विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अपेक्षा करना, ये भी न्यायिक शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होते हैं, ये न्यायिक शक्ति नहीं है, ये कूटनीतिक डिप्लोमेटिक शक्ति होती है, पावर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, मृत्युदंड को क्षमा करना, प्रविलंबन, विराम या परिहार करना, चौथा भी सही हो जाएगा। तो आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कुछ समय तक कार्य किए। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले। इसके अलावा वह उपराष्ट्रपति 1969 से 1984 भी रह चुके थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें भी सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष संबोधन करता है, ये सही है। जब आम चुनाव होता है उसका पहला सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में संबोधित करते हैं। दूसरा, संसद के एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को सत्र कहते हैं, इसे सत्र नहीं अवकाश कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, संसद के सत्र की प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समय अवधि को अवकाश कहते हैं, इसे अवकाश नहीं सत्र कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डिफिनीशन है। आंसर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विशेष संबोधन करता है। वह प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। यह संबोधन सरकार की नीति की व्याख्या करता है। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस समय तीन सत्र चलते हैं 4-4 मास में। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान तक की समय अवधि को कहते हैं। सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के अवसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की जो समय है उसे अवकाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन देखना है। पहला कह रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, यह सही है। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद पदच्युत नहीं होती, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 74 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी, यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। राष्ट्रपति उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करना है तो उसे मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह लेना होगा। यहाँ विवेकाधिकार शक्ति काम नहीं।
बिना सलाह और सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक माना जाएगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, वह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में हमें सत्य कथन देखना है। राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। सही है। इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दे किसी भी वेतन व भत्ते का अधिकारी नहीं होता। ये भी सही है। अगला कह रहा है, इस अवधि के दौरान वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्यों का निर्वहन करता है। ये गलत हो जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा। आंसर 1 और 2 होगा। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वित्त आयोग के सदस्य का नियुक्ति की जाती है, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उपराष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति के साथ चुनाव होता है, इनकी नियुक्ति नहीं निर्वाचन होता है। 1 और 2 ये सही हो जाएगा, तीसरा गलत। अगला क्वेश्चन सही कथन देखना है। पहला, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में सही कथन देखना है। एक अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद विधि बना सकती है। सही है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। ये भी सही है। अगर दोनों का चलेगा तो वहाँ अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता। ये भी सही हो जाएगा। आंसर डी होगा। सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सही कथन देखना। इसमें कह रहा है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वह स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की भी शक्ति रखता है। ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है लेकिन स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, न कि राष्ट्रपति को। दूसरा, यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किए गए कार्य अवैध हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा। अवैध नहीं होगा। तो ना ही 1 और ना ही 2 दोनों। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने की शक्ति राज्यपाल के अधीन होती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की इस तारीख की घोषणा की तारीख से पूर्व किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा वे प्रभावी बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें असत्य कथन देखना है। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को दी जाने वाली उन मुक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही उनकी पदावधि के दौरान केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ की जा सकती है। ये गलत हो जाएगा। इनके खिलाफ दंडिक कार्यवाही पदावधि के दौरान नहीं की जा सकती। दूसरा, राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं लाया जा सकता। सिविल मुकदमा लाया जा सकता है लेकिन क्रिमिनल मुकदमा या दंडिक मुकदमा नहीं लाया जा सकता। दूसरा भी गलत हो जाएगा। आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों गलत है। तो अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ शक्तियां प्रदान हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए किए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होने होंगे और राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी भी
न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ जारी नहीं रखी जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। हालांकि आरोपी व्यक्ति को महाअभियोग लगाए जाने के बाद एक साधारण नागरिक के रूप में दोषी ठहराया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को दंडिक कार्यवाही के विरुद्ध शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी मुकदमा केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब उन्हें 2 महीने पहले अग्रिम सूचना दी जाए कि आपके खिलाफ दीवानी मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके अलावा दंडिक कार्यवाही तो चलाई ही नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। यहाँ सदस्य का मतलब निर्वाचित और मनोनीत सदस्य है, तो यहाँ सिर्फ केवल निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा बनाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ चुने हुए और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ये गलत हो जाएगा। या तो दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन सत्र में हो, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन यदि दोनों सदन सत्र में हैं तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। और अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और उसका निर्णय अंतिम होगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो ए सही ना तो बी सही, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन देखना है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, गलत हो जाएगा, बराबर होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ना तो एक सही होगा और ना ही दो। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्यमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के 1000 के गुणन से प्राप्त करके देना होता है। यहाँ फार्मूले की बात कर रहा तो हम नीचे इसके फार्मूले को। विधायक के मत का मूल्य देखने के लिए क्या करना होगा, हमें राज्य की टोटल जनसंख्या देखनी होगी और उस टोटल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों के से भाग देना होगा और 1/1000 से गुणा करना होगा, तो विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो जाए। जब सांसद के मतों के मूल्य प्राप्त किया जाता है तो यहाँ सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल मूल्य से संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो सांसद के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक नहीं होता, बल्कि दोनों सदनों के सदस्यों के मत मूल्य समान या समतुल्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें सही कथन देखना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को वापस कर उसे पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, सही है एक बार, लेकिन अगर दूसरी बार संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति फिर बाध्य हो जाता है। संसद के द्वारा पारित सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, ये गलत हो जाएगा। मनी बिल और संविधान संशोधन बिल को छोड़ के सभी बिल को राष्ट्रपति एक बार वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
अगला, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये भी सही हो जाएगा। आंसर एक और 3 होगा, ए सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही कथन देखना है। भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है, गुप्त मतदान होता है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक, विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार गुप्त रूप से होता है। तो आज यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।